नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विलियन नामक चैप्टर का अगला लेक्चर पढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने हेनरी का नियम को पढ़ लिया है। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव का द्रव में विलियन, जिस पर आधारित हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, ये किस प्रकार से प्रभावित होता है। उसके बाद कोई विलियन हो, उस विलियन का वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, उसी विलियन के वाष्प दाब में ही हमें पढ़ना है राउल्ट का नियम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है, उससे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, वाष्प दाब। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर हम आपको याद दिला दें, हमने बताया था कि जब विलेय क्या हो, द्रव हो, विलेय द्रव हो और विलायक भी क्या हो। ठीक है, विलायक भी क्या है, द्रव है। ठीक है, जब विलेय द्रव हो और विलायक द्रव हो, तो आज हमें इसी प्रकार के विलियन को पढ़ना है। मतलब क्या है कि कोई हमारे पास पात्र है, उस पात्र में द्रव है और इसमें जो मिलाया जा रहा है, ठीक है, विलेय, वो भी क्या हो, द्रव हो। ठीक है, विलेय द्रव है, विलायक द्रव है और ये विलेय भी क्या है, द्रव। इन दोनों को मिलाने से जो विलियन बनेगा उसे हम कहेंगे द्रव द्रव विलयन। ठीक है, उसे हम कहेंगे द्रव द्रव विलयन या द्रवीय विलयन। आज हमें बेसिकली इसी के बारे में पढ़ना है। इससे पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था विलेय क्या था। विलेय हमारे पास गैस था, विलेय क्या था, गैस था। और विलायक क्या था हमारे पास, वो द्रव था। ठीक है, विलायक क्या था, द्रव था और विलेय क्या है, गैस है। तो इस पर रिलेटेड जो भी थ्योरी बनी थी वो था कौन, हेनरी का नियम। ठीक है ना, यानी कि किसी द्रव में विलेय अर्थात गैस किस प्रकार से घुलती है, इस पर रिलेटेड नियम हम लोगों ने पढ़ा था, हेनरी का नियम। ठीक है, लेकिन आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में जो विलेय है वो भी द्रव है और जो विलायक है वो भी द्रव है। ठीक है, आज हमें इस प्रकार के विलियन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं वाष्प दाब। सबसे पहले द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, द्रव का वाष्प दाब, क्योंकि ठोस का कोई वाष्प दाब होता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, अब देखिए वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर इसको कहते हैं। ये होता क्या है, इस बात को समझा जाए। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक क्या है, बंद पात्र है। एक बात और याद रखना, वाष्प दाब जो होता है वो केवल बंद पात्र में ही होता है, खुले पात्र में नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे कोई पात्र हो, खुला हो ऊपर से, तो उसमें कोई वाष्प दाब नहीं होगा, केवल जो बंद पात्र होता है उसी में वाष्प दाब होता है। ठीक है, तो वाष्प दाब क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए क्या है, कोई बंद पात्र है और इस बंद पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है। ठीक है, ये इसमें क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। क्लियर हो गया। अब ये द्रव भरा हुआ है तो इसके सतह के जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो सतह के अणु हैं, ठीक है ना, ये सतह के अणु धीरे धीरे क्या होंगे, वाष्पित होंगे। और वाष्पित होने के कारण ये यहाँ पर जाएंगे। ठीक है ना, देखिए इस तरीके से वाष्पित होंगे। ठीक है, ये वाष्पित होंगे और वाष्पित होकर के जा कर के यहाँ दीवार पर, यानी जो ढक्कन यहाँ पर लगा है उसके दीवार पर टकराएंगे, है ना। और टकराने के बाद पुनः क्या आएंगे, फिर पुनः वापस आएंगे। ठीक है, वापस आ करके यही जब जाएंगे ऊपर जाके टकराएंगे, टकराने के बाद कहाँ आएंगे, पुनः वापस आएंगे। और वापस आ करके यही वाष्प, ये जो वाष्प यहाँ से ऊपर गया था, यही वाष्प जब नीचे आ करके द्रव की सतह पर जो दाब डालेगा उसी को ही हम लोग कहते हैं द्रव का वाष्प दाब। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम नोट पॉइंट में ये लिख सकते हैं पहला। ठीक है, या द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, जब कोई बंद पात्र हो तो इसमें इसकी सतह से जल के अणु के क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं। वाष्पित होने के बाद ये पुनः, ठीक है ना, ये पुनः क्या होते हैं, यहाँ पात्र से टकराते हैं और टकराने के बाद पुनः आकर द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। ऐसे ही दाब को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव का वाष्प दाब। ठीक है,
अब देखिए द्रव का वाष्प दाब अगर हम जनरली बात करें तो ऐसा नहीं कि बस ये जो गया आकर के यहाँ दाब लगाए उसी को वाष्प दाब, नहीं, इसलिए साम्य अवस्था पर जो दाब लगता है उसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब। अब साम्य अवस्था का क्या मतलब हुआ, देखिए पहले यहाँ पर वाष्प दाब बनेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये पुनः आकर के यहाँ द्रव में क्या हो जाएगा, परिवर्तित। तो यहाँ से शुरू में क्या होगा, शुरू में वाष्पन की दर कम होगा तो वाष्प दाब कम होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे वाष्पन की दर बढ़ने लगेगी तो वाष्प दाब भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि वाष्पन की दर यानी से यहाँ से जो वाष्पित हो रहा है उसकी दर और इसके वाष्प द्वारा इस पर लगाया गया दाब, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो साम्य अवस्था पर द्रव के वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, हम बोल रहे हैं क्या बताया गया कि साम्य अवस्था पर, ठीक है, साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसमें नोट पॉइंट में ये करना था कि वाष्प दाब केवल क्या होता है, बंद पात्र में होता है, ठीक ना। वाष्प दाब केवल बंद पात्र में होता है, ठीक है। वाष्प दाब केवल कहाँ होता है, बंद पात्र में। अगर ये देखिए खुला होगा तो ऊपर से ये वाष्प निकल जाएगी तो कोई दाब नहीं लगेगा। तो कह सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास पात्र खुला हो तो उसमें कोई वाष्प दाब नहीं होता है, ठीक है। तो वाष्प दाब केवल कहाँ होता है, बंद पात्र में, ठीक है। ये सब क्लियर है। चलिए अब उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। मिटा दिया जाए, वाष्प दाब की परिभाषा लिख लिया ना। वाष्प दाब क्या होता है, साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को ही द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। अब वाष्प दाब में नोट पॉइंट क्या है कि वाष्प दाब केवल बंद पात्र में होता है, खुले पात्र में कोई वाष्प दाब नहीं होता, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं वाष्प दाब की प्रभावित करने वाले कारक, ठीक ना। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। चलिए वाष्प दाब को क्या क्या यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं, ठीक है। नंबर 1, ठीक है। देखिए एक बात और याद कर लीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपका बंद पात्र हो गया, ठीक है, ये द्रव हो गया, ये वाष्प हो गया। इसी वाष्प के द्वारा इसकी सतह पर जो दाब डाला जाता है उसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब। देखिए वाष्प दाब जो है ये बर्तन की आकार आयतन पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। इसका आकार कैसा है, इसका आयतन कितना है, कितना बड़ा कितना छोटा, इस बात पर वाष्प दाब निर्भर नहीं करता। चाहे जितना बड़ा पात्र ले लो आप, चाहे जितना छोटा ले लो, उससे वाष्प दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो वाष्प दाब को हमें पढ़ना है यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक क्या है, नंबर 1, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो द्रव भरा गया है, ठीक है, ये इसमें जो द्रव भरा गया है तो भिन्न भिन्न, अगर जल है तो इसका वाष्प दाब कुछ और, एल्कोहल है तो उसका वाष्प दाब कुछ और होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भिन्न भिन्न द्रवों का वाष्प दाब अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न लिख सकते हैं। वाष्प दाब क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब अगर ये द्रव अलग अलग द्रव भरा होगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए दूसरी बात यहाँ पर हम ये कह दें, ठीक है, भिन्न भिन्न द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है, भिन्न भिन्न। दूसरी बात, अगर यहाँ पर हम ताप की बात करें, किसकी बात करें, ताप की। अगर ताप की बात करें इसमें, ठीक है, तो जनरली ताप बढ़ाने पर, यहाँ नीचे से इसको आप हीट करिए, क्या करिए, हीट, गर्म करिए, तो गर्म करने पर द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर
ताप बढ़ाने पर द्रवों का वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वाष्प दाब ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, देखिए साम्यावस्था पर हमने, साम्यावस्था समझ में आ रहा है, साम्यावस्था में ये कोई शुद्ध द्रव है और शुद्ध द्रव यहाँ पर मान लेते हैं ए, समझ में आ रहा है, ये शुद्ध द्रव क्या है, ए। इस साम्यावस्था पर, ठीक है, शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब है उसको हम प्रदर्शित करते हैं PA0 से। किससे प्रदर्शित करते हैं, PA0 से। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है, यानी PA0। और यहाँ पर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि टेम्परेचर कम करोगे तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए, अगर हम इसमें ग्राफ खींचे वाष्प दाब और किसमें, वाष्प दाब और ताप में, तो ये प्रदर्शित कर रहा है टेम्परेचर को, ये प्रदर्शित कर रहा है वाष्प दाब को। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाष्प दाब बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि जिस रेशियो में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसी रेशियो में वाष्प दाब बढ़ेगा, नहीं। अगर ऐसा होता तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई लीनियर संबंध यानी रेखीय संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो बातें समझ में आ गई। इसको नोट कर लीजिए कि भिन्न भिन्न द्रवों का वाष्प दाब भिन्न भिन्न होता है और ताप का इस पर प्रभाव क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए, आगे बात करते हैं। देखिए द्रवों का वाष्प दाब हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब ही आपका इसमें पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। देखो विलयन क्या होता है, विलयन आपको पता है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाएंगे, कितने पदार्थों को, दो पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो जो हमारे पास पदार्थ, नया पदार्थ बनेगा उसी को विलयन कहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि दोनों घुलनशील होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक बंद पात्र है। ठीक, ये बंद पात्र है ए, दूसरा बंद पात्र है हमारे पास, ठीक, इस तरीके से ये दूसरा बंद पात्र हो गया, क्या चीज़, बी। ठीक, और एक तीसरा बंद पात्र है हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, ये तीसरा बंद पात्र हो गया सी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बंद पात्र ए बी सी न करके मान लेते हैं तीन पात्र हो गए। ठीक है, तीन पात्र में जो यहाँ पर कोई एक शुद्ध द्रव है, यहाँ पर क्या है, कोई शुद्ध द्रव ए है, इसको ऐसा कर देते हैं। यहाँ पर कोई द्रव है, शुद्ध द्रव है, ये शुद्ध द्रव क्या है, बी है। ठीक, और यहाँ पर इन दोनों को मिला दिया गया है तो ये क्या बन जाएगा, विलयन। ठीक है, अगर ये शुद्ध द्रव है तो इसको मान लेते हैं विलायक। ठीक, ये ऐसा कह सकते हैं ये द्रव ए है, ये द्रव ए है, ये द्रव क्या है, बी है। ठीक है, द्रव बी है और ये आपका बन गया है विलयन। ठीक है, ये क्या है, विलयन, क्योंकि इसमें द्रव ए भी है और द्रव बी भी है, यानी द्रव ए और बी को वहाँ पर मिलाया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केवल शुद्ध द्रव है तो शुद्ध द्रव में, ठीक है, यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा वो केवल किसका होगा, ए का होगा। तो शुद्ध अवस्था में इस द्रव का जो वाष्प दाब है वो कितना होगा, पी, ठीक है ना, PA0 कितना होगा, PA0। क्लियर हो रहा है। चलिए यहाँ पर जो द्रव का दाब होगा, वाष्प दाब, ठीक है, वो कितना होगा, P0B। कितना होगा, PB0। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपका है PA0, ये है आपका क्या, PB0। ठीक है, ये क्या है, ये
शुद्ध अवस्था में द्रव ए का वाष्प दाब है, ये शुद्ध अवस्था में द्रव बी का वाष्प दाब है। अब यहाँ पर इन दोनों को मिलाया गया तो विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलयन। अच्छा, अगर विलयन बन गया तो इसमें ए भी है और बी भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि विलयन में ए का वाष्प दाब ज़्यादा होगा या बी का वाष्प दाब, तो इसमें कॉमन सी बात है, आप कहेंगे कि इस विलयन में जिसका मूल प्रभाव ज़्यादा होगा, है ना, यानी इस द्रव में जिसके कह सकते हैं मात्रा ज़्यादा हो, जिसके मूल प्रभाव ज़्यादा होंगे उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, जिसका मूल प्रभाव कम होगा उसका वाष्प दाब भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो यहाँ पर जब ये विलयन बन गया तो विलयन के कंडीशन में अब जो ए का वाष्प दाब होगा यहाँ से तो कुछ अलग होगा, जो बी का वाष्प दाब होगा शुद्ध अवस्था से कुछ अलग होगा। तो इसको हम लोग कह देते हैं क्या? पी ए। क्या कह देते हैं? पी ए। ए का वाष्प दाब पी ए, तो पी ए क्या है? विलयन में ए का वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब। क्लियर हो रहा है? अच्छा, पी बी क्या है? पी बी है विलयन में बी का वाष्प दाब। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। पी ए नॉट क्या है? द्रव, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। पी नॉट बी क्या है? शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब। और पी ए क्या है? विलयन में ए का वाष्प दाब और विलयन में बी का वाष्प दाब। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर रूल ये कहता है कि किसी भी विलयन में, ध्यान सुनिएगा, किसी भी विलयन में अगर कोई विलयन है, ठीक है, तो उसमें दो होंगे, द्रव ए द्रव बी। तो विलयन में, ठीक है, किसी विलयन में किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो उस विलयन में, ठीक है, उस विलयन में उपस्थित उसी विलयन के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या कहना चाहते हैं, समझ में आया? हमने ये कहा कि अगर हम यहाँ पर पूछे क्या कि पी ए का वाष्प दाब कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे कि इसी विलयन में जो द्रव ए था उसके कितने मोल प्रेजेंट हैं, उसी के समानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विलयन है उस विलयन में जो पी ए का, ठीक है, पी ए का वाष्प दाब वो समानुपाती होता है उसी विलयन में उसी द्रव ए के मोल प्रभाज के। ठीक है, यानी ये हो गया। ठीक है, और अगर हम बी का वाष्प दाब पूछे तो बी का वाष्प दाब हो जाएगा पी बी प्रोपोर्शनल टू इकाई बी। समझ में आ गया? पी ए क्या है? पी है विलयन में द्रव का वाष्प दाब, और ये काई ए क्या है? काई ए का मतलब ये हो गया कि विलयन में द्रव ए का मोल प्रभाज। ठीक है, अब इसको हटाएंगे तो पी ए बराबर, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट यही होता है, अर्थात पी ए नॉट काई ए। क्लियर हो गया? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी बी बराबर पी नॉट बी, सॉरी पी बी नॉट और काई बी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो यही है राउल्ट का नियम। ठीक है, यही क्या है? राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी भी विलयन में किसी द्रव का वाष्प दाब उस विलयन में उसी द्रव के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या काम ने? फिर सुन लीजिए, किसी भी विलयन में किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है, ठीक है, जैसे ये द्रव विलयन है, तो यहाँ पर विलयन में अगर हम पूछे ए का वाष्प दाब कितना होगा, तो आप बताएंगे पी ए समानुपाती किसके होगा? इसी विलयन में इसी द्रव के मूल प्रभाज के। ठीक है, तो ये कहता है राउल्ट का नियम कि किसी भी विलयन में किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसी विलयन में उसी द्रव के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया राउल्ट का नियम। अच्छा, राउल्ट के नियम में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसका वाष्प दाब अपना होगा, पी ए का वाष्प दाब कुछ होगा, पी बी का वाष्प दाब होगा कुछ। अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल वाष्प दाब आ जाएगा। और कुल वाष्प दाब किसके अनुसार होता है? डाल्टन के अनुसार। तो यहाँ लिख सकते हैं डाल्टन के अनुसार, इसमें कुल दाब को हम कह सकते हैं पीटी। कुल दाब को क्या कह सकते हैं? पीटी। तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो पी ए का मान रख दीजिए
पी ए का मान कितना है, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया टोटल प्रेशर, टोटल वाष्प दाब। ठीक है, चलिए एक बात और हम जानते हैं कि किसी भी विलयन में, ठीक है, किसी भी विलयन में उस विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो कितना होता है, एक होता है। कहने का मतलब द्रव ए का मोल प्रभाज और द्रव बी का मोल प्रभाज यदि दोनों को ऐड करें तो उसका मान कितना आएगा, एक आएगा। कहने का मतलब क्या है कि काई ए प्लस काई बी बराबर किसके होगा, एक के। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चाहो तो किसी एक की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, अदरवाइज यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया राउल्ट का नियम। क्लियर है? चलिए यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं राउल्ट के नियम में ये ग्राफ देख लेते हैं किसके किसके बीच, वाष्प दाब एवं किसमें, वाष्प दाब एवं मूल प्रभाज में। ठीक है, मूल प्रभाज, इन दोनों के बीच हम लोग क्या देख लेते हैं, ग्राफ। देखिए अभी राउल्ट का नियम क्या था, राउल्ट का नियम ये था कि कोई विलयन था, उस विलयन में किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब था उस विलयन में, ठीक है, उसी द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती था। तो हमने दो द्रव माना था ए और बी, तो जो विलयन बनेगा वो बी से बनेगा। तो जो यहाँ पर विलयन में जो ए का वाष्प दाब था वो कितना माना गया था, पी ए। तो पी ए बराबर आया था पी ए नॉट काई ए, और पी बी के लिए कितना आया था, पी बी बराबर पी बी नॉट काई बी। ठीक है, ये आया था। और दोनों का जो मूल प्रभाज है, यानी कि उस विलयन में द्रव ए और द्रव बी का जो मूल प्रभाज है, ठीक है, उसका टोटल मान कितना होता है, एक होता है। काई ए अर्थात काई बी बराबर एक। जो टोटल प्रेशर आया था पी टी वो कितना होगा, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पी ए और काई ए में क्या देखना है, पूरा ग्राफ देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से खींचा जाता है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है ये ग्राफ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए ये इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर ये फाइनल पॉइंट मानते हैं। देखिए हमें पता है कि किसी भी द्रव में, किसी भी विलयन में, विलयन द्रव ए और द्रव बी का जो मोल प्रभाज है उसका मान टोटल कितना होता है, बताइए, एक होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि काई ए बराबर 0, तो काई बी बराबर कितना होगा। अगर हमें पता है कि काई ए प्लस काई बी बराबर 1, यानी किसी विलयन में विलेय और विलायक किसी, ठीक है, किसी विलयन में यहाँ पर दोनों, यहाँ पर द्रव थे दोनों, तो दोनों द्रवों का मोल प्रभाज कितना था, 1। तो अगर हम काई ए बराबर 0 मान लें, काई ए बराबर 0 का क्या मतलब हुआ, देखो जैसे यहाँ पर दो द्रवों से मिलके बना है ना, किससे किससे, ए और बी से, ए और बी से। तो यहाँ पर काई ए इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस विलयन में ए है ही नहीं, केवल क्या है, बी है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, काई बी बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर रख सकते हैं। तो काई का मान 0, तो काई बी बराबर कितना निकलेगा, 1। अच्छा, अगर यहाँ पर ए है ही नहीं तो यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा वो किसका होगा, केवल बी का होगा, है ना। तो ये हो जाएगा पी बी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर काई ए बराबर 0, तो काई बी बराबर कितना आ जाएगा, 1। और इस समय जो है जो दाब होगा इसमें वो केवल किसका होगा, पी बी का होगा। तो वो दाब मान लेते हैं ये है आपका शुद्ध अवस्था में है क्योंकि ए है, तो हो जाएगा पी बी नॉट। बात समझ में आया? चलिए अब धीरे धीरे मान लीजिए यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे हैं, तो काई ए के में क्या होती जा रही है, वृद्धि, और काई बी में कमी। यहाँ पर मान लेते हैं कि काई ए बराबर 1 और काई बी बराबर कितना, 0। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब उस विलयन में केवल ए का मोल प्रभाज है, बी का मोल प्रभाज नहीं है। तो बी का अगर मोल प्रभाज नहीं है तो या वहाँ पर इस विलयन में जो दाब होगा वो केवल किसका होगा, ए का होगा, केवल किसका होगा, ए का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दाब होगा वो केवल किसका होगा, पी ए नॉट। ठीक है, इसका होगा। अब देखिए
अब जैसे से आप इधर की ओर जा रहे हैं काई ए का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन पी बी नॉट का मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। समझ में आया कैसे? देखिए सीधी रेखा एकदम होगी। सॉरी इसको, चलिए ये हो गया ना। अब देखिए जैसे आप इधर की ओर जा रहे हैं तो पी बी का मान क्या होता जा रहा है, घटता भी जा रहा है, और काई ए का मान भी क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। लेकिन सॉरी काई ए का मान बढ़ता जा रहा है और काई बी का मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ये ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पी बी नॉट प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, काई ए के। ठीक है ना, काई ए के। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, पी बी नॉट सॉरी काई बी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी का मान भी घटता जा रहा है और दाब भी घटता जा रहा है। देखिए इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो काई भी क्या हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है। फिर दाब भी कितना हो जाएगा, देखिए दाब भी धीरे धीरे घटता हुआ 0 हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जैसे से इधर की ओर जा रहे हैं काई ए का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी द्रव ए में जो है, द्रव विलयन में ए का जो मोल प्रभाज है वो बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पर दाब भी बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से वो ग्राफ होगा। ये जो लाइन है ये क्या होगा, पी ए नॉट प्रोपोर्शनल टू काई ए के होगा। ठीक है, ये होगा ग्राफ। और ये जो लाइन होगी इन दोनों को यदि मिला दें तो ये टोटल प्रेशर होता है। ठीक, ये वाला लाइन, तो ये पी टी होता है, पी टी बराबर, ठीक है, पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। बात समझ में आ गया? चलिए ये हो गया राउल्ट के नियम का जो ग्राफ आता है। ये ग्राफ है, बहुत इजी ग्राफ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हम लोग आदर्श और अनादर्श विलयन, और उसके बाद फिर जो है विचलन पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद राउल्ट के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये राउल्ट का नियम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।